Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 23717106 and 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106, 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। और अब पहले हेडलाइंस के साथ रंगा। The top stories. Centre notifies hike in wage rates under the Rural Job Guarantee Program (MNREGA) for the financial year 2023-24. Risks to financial stability have increased, and the year 2023 would be another difficult year, says IMF chief Kristalina Georgieva. And foreign funds pump in over 7,200 crore rupees in domestic equities so far in this month. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की। आईएमएफ प्रमुख ने कहा, वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ा और वर्ष 2023 एक और कठिन वर्ष होगा। और मार्च में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 7,200 करोड़ रुपए का निवेश किया। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। केंद्र द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा में दैनिक मजदूरी सबसे अधिक 357 रुपए रखी गई है। दैनिक मजदूरी की सबसे कम तय दर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए है, जो 221 रुपए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र अधिसूचना द्वारा लाभार्थियों के लिए मजदूरी की दर तय कर सकता है। दैनिक मजदूरी की दरों में 7 रुपए से 26 रुपए तक की वृद्धि हुई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। Well, let's start taking phone calls, and as you know, this is an interactive program where you can call up and talk to our expert. The first caller this evening is Rohan, and he joins us from Gurugram in Haryana. Good evening, Rohan, and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Good evening to everybody. आशुतोष सर से मेरा एक क्वेश्चन है। ये है कि अब जैसे ये टारगेट मैच्योरिटी फंड और डेट म्यूचुअल फंड्स में 1 अप्रैल के बाद इंडेक्सेशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं रहेगा, तो 31 मार्च से पहले मैं टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसमें मेरा ये है कि एक है जैसे कोटक निफ्टी एफडीएल 2027 और एक है कोटक निफ्टी एफडीएल 2030। सो इनमें से कौन सा करना बेहतर है, ये देखते हुए कि मतलब 1 अप्रैल के बाद ये बचेगा नहीं, तो लंबे समय के लिए उसको लंबे समय वाला 2032 वाला बेटर है कि 2027 वाला बेटर है? और सेकेंडली कोई और अच्छा फंड है टारगेट मैच्योरिटी में, वो भी सजेस्ट करें प्लीज।
जी देखिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, पहली बात तो आपकी सोच अच्छी है। आपने कहा कि क्योंकि इनके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट जाने वाला है 1 अप्रैल से, तो आप 31 मार्च से पहले ये निवेश करना चाहते हैं। मेरा ख्याल आपका डिसीजन अच्छा है। इसको करने से आपकी ये जो निवेश है लंबे टाइम का निवेश रहेगा और इस पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, जो कि डेट इन्वेस्टमेंट में पर्टिकुलरली काफी मायने रखता है, जिसमें रिटर्न ऑलरेडी कम होते हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने से आपके टैक्स में काफी कमी आती है और आपके रिटर्न, पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके बढ़ जाते हैं। तो पहला तो आपका ये निर्णय ठीक है अपनी फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए। जहां तक आपने 2 फंड्स में से या बाकी भी विकल्प आपने पूछे हैं, देखिए टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला ग्राउंड रूल ये है कि आप अपना टाइम पीरियड देखिए, आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स जनरली ऐसी होती हैं कि आपको इनको मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहिए। बीच में आप कभी भी इन फंड्स को बेचने का सोचते हैं तो आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी पे अगर आप बेचेंगे तो आपको रिटर्न्स में काफी प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। तो विकल्प दोनों ही अच्छे हैं। मेरे हिसाब से आपको पहले अपना टाइम पीरियड आप निश्चित करिए कि आपको कितनी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप लंबी अवधि तक के लिए पैसा छोड़ सकते हैं तो आप बिल्कुल 2030 वाला फंड भी ले सकते हैं। जहां तक ऑप्शंस की बात है, देखिए टारगेट मैच्योरिटी फंड्स पोर्टफोलियो क्वालिटी के हिसाब से काफी सेफ सिक्योर हैं। ये ज्यादातर पीएसयू बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें कि पैसा डूबने का खतरा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो आपका जो निर्णय है वो 2-3 चीजों पे टिका रहता है। पहला तो कि जैसे मैंने कहा कि आपकी अवधि कितनी है इन्वेस्टमेंट की। दूसरा, आप इनका एक इंडिकेटिव यील्ड इन फंड्स का होता है, आप उसको देखिए कि कौन सा उस अवधि में, मानिए आप कहते हैं कि मुझे 5-6 साल की अवधि में इन्वेस्ट करना है, तो आपके विकल्प ऑलरेडी बहुत कम हो जाएंगे। आपको सिर्फ उन्हीं फंड्स को देखना है जो 5-6 साल की अवधि में मैच्योर होंगे। उनमें आप एक थोड़ा सा रिटर्न का कंपैरिजन कर सकते हैं और एक एक्सपेंस रेशो देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, इन फंड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको एनीवेज नहीं मिलेगा। तो आपकी अवधि के मुताबिक आप चूज करिए और किसी भी विकल्प में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से प्रकाश। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। मैं प्रकाश बोल रहा हूँ दिल्ली। आशुतोष जी से मेरा सवाल, लास्ट वीक ही मैंने कॉल किया था तो आशुतोष जी ने कहा था नेक्स्ट वीक शायद बताएंगे। हालांकि कॉलर ने मुझे कुछ बताया था। मेरे पास मॉर्गन स्टैनले के 500 यूनिट थे, तो जो 94 में फिजिकली थे मेरे पास। जी प्रकाश जी, मुझे बिल्कुल याद है, आपसे पिछले सप्ताह भी वार्तालाप हुई थी और जैसा कि मैंने बताया था तो बिल्कुल मैं आपके सवाल के जवाब के साथ हाजिर हूं। तो ये जो आपका मॉर्गन स्टैनले ग्रोथ अगर आपका फंड है, ये अब एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड बन गया है। 2014 में मॉर्गन स्टैनले के फंड्स को एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया था और ये स्कीम्स उनकी स्कीम्स में बदल गई या मर्ज हो गई। तो आज की डेट में मॉर्गन स्टैनले ग्रोथ फंड की जो यूनिट्स हैं वो आपकी एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में कन्वर्ट हो चुकी हैं और इस पूरे दौरान मेरा ख्याल आपकी ये इन्वेस्टमेंट 1994 की रही होगी मॉर्गन स्टैनले ग्रोथ फंड में। इस पूरे दौरान आपका पैसा ग्रो करता रहा है और काफी अच्छे से ग्रो की है। एक मैं अंदाज से कह सकता हूं कि 5-1 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट 1994 की एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में आज की डेट में करीब ₹1,00,000 रुपए की है। तो ये काफी अच्छे से ग्रो किया है पैसा। अब सवाल ये आता है कि इन यूनिट्स को आपको ये मिल पाए, आपका एक जो क्लेम है इनके ऊपर आप उसको हासिल कर पाए, इसके लिए आपको क्या करना है। आप किसी भी पास में एचडीएफसी एएमसी के जो आपका इन्वेस्टर सर्विस सेंटर होगा, आपको वहां जाना होगा। अपने कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगेंगे, जैसे कि आपके पास जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स इन यूनिट्स के हैं आपको वो लेके जाना होगा। कुछ अपनी केवाईसी, आधार, पैन और एक कैंसिल्ड चेक, इस तरह के कुछ वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, आप वो जमा कराइए। उसके करीब 7 से 10 दिन के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की यूनिट्स आपके नाम पे क्रेडिट हो जाएंगी। उसके बाद आपका निर्णय है, आप उनको बेचकर पैसा वापस लेना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसमें अपने निवेश को बनाए रखना चाहते हैं तो वो भी विकल्प आपके पास है। तो इस तरह से आपका जो क्लेम है इन यूनिट्स पे आपको जरूर मिल पाएगा। Right. Let's move on and take our next caller. We have Varun joining us from Delhi. Good evening, Varun, and welcome to Market Mantra. सर, मुझे पूछना है जो मेरा इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है, कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड और मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक में। तो
तो अब जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो क्योंकि इंटरनेशनल फंड को एज ए डेब्ट से इसको ट्रीट किया जाता है, तो सर इसका फ्यूचर क्या है फिर? अब इसको कैसे करें हम इन्वेस्टमेंट? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हाँ, ये एक टैक्स आ गया, ये थोड़ा निराशाजनक है निवेशकों के लिए। इसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी और इंडेक्सेशन बेनिफिट मेरे हिसाब से एक काफी फायदेमंद और मेरे लिहाज से काफी एक जरूरी बेनिफिट है, क्योंकि लंबे समय में इन्फ्लेशन की जो मात इन्वेस्टर को लगती है उस पे भी अब उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मेरी समझ से थोड़ा सा अनफेयर है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जरूर ये एक डिसअपॉइंटिंग नया टैक्स लॉ है। लेकिन देखिए, ये टैक्स लॉज आते हैं, बदलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बदलाव हमने देखे हैं टैक्स लॉज में। सो आपके जो निवेश का निर्णय है वो सिर्फ टैक्स लॉस के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए। आपको निवेश करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स के हिसाब से। एंड टैक्स इज इंसिडेंटल, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी लॉस आएंगे, कभी फिर बदलेंगे। तो उसके लिए आप बहुत परेशान ना हो। जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं इन फंड्स में, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स ग्रैंडफादर्ड हैं। इसका मतलब जो निवेश आप 1 अप्रैल या उसके बाद से करेंगे उन्हीं पे ये नए टैक्स रूल लागू होंगे। आपकी जो पुरानी अभी तक की इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे पुराने रूल ही लागू होंगे। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये है कि देखिए, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है उस हिसाब से उसकी जो यूटिलिटी है वो इन टैक्स रूल से कम नहीं होती। आगे जाके मैं समझता हूं कि बिकॉज इस रूल की वजह से अभी इंडस्ट्री में काफी कम ऐसे फंड्स हैं जो दोनों डोमेस्टिक स्टॉक्स और इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रूल ये आया है कि 35% से कम इक्विटी जिन फंड्स में होगी और डोमेस्टिक इक्विटी, उनमें ये रूल लागू होगा। मेरी समझ से आगे आने वाला टाइम में हम देखेंगे कि फंड्स ऐसे आएंगे या एग्जिस्टिंग फंड्स थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, जिससे कि वो किसी भी वक्त 35% से ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे और एक काफी बड़ा कंपोनेंट शायद इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे फंड्स इस टैक्स लॉ से बच पाएंगे और आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी दे पाएंगे। आने वाले टाइम में जब ऐसे फंड्स आते हैं, अभी ऐसे बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि अच्छा फंड है। 1/3 पैसा अपना वो इंटरनेशनल बाजार में इन्वेस्ट करने का टारगेट लेके चलते हैं। उसके जैसे फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं और आगे ऐसे फंड्स आएंगे, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि जो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक या कोई भी नैस्डैक 100 फंड, उसका जो इन्वेस्टमेंट केस है वो बरकरार है। तो मेरे हिसाब से आपको टैक्स की वजह से सिर्फ चिंता करके अपना निवेश रोकना नहीं चाहिए। मुंबई से सचिन है हमारे अगले कॉलर। सचिन, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो सर जी, मेरे नॉमिनेशन से रिलेटेड 2 सवाल है। अभी न्यूज में जो आया है कि 31 मार्च के पहले हमें नॉमिनेशन करना जरूरी है, तो उसमें नॉमिनेशन करना है या हम लोग नॉमिनी नहीं करेंगे तो चलेगा? और दूसरा, म्यूचुअल फंड और ETF के लिए 2 अलग अलग नॉमिनेशन देने जरूरी है। थैंक यू। यस आशुतोष जी। सचिन, जो आपका नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, पहले तो आपकी जानकारी बिल्कुल ठीक है। ये एक रूल है, नया रूल आया है। अभी तक हमने देखा है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फोलियो हैं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने नॉमिनेशन अपनी इन्वेस्टमेंट पे नहीं किया है। तो एक ये पहल है सेबी की और मुझे लगता है ये काफी अच्छी पहल है कि नॉमिनेशन लोग डालें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं कि एक इन्वेस्टर ने किया, मानिए वो आगे जाके नहीं रहते, तो वो पैसा अनक्लेम्ड चला जाता है। तो नॉमिनेशन होना एक उनके हेयर्स को वो पैसा आगे ट्रांसफर हो पाए, इसके लिए एक काफी अहम एक प्रोविजन है। तो सेबी ने अब ये कहा है कि जिन इन्वेस्टमेंट्स पे पहले नॉमिनेशन नहीं डली हुई है उनको या तो नॉमिनेशन डालनी होगी या हमें नॉमिनेशन नहीं चाहिए, ऐसा एक उसमें फील्ड एक ऑप्शन रहेगा, आपको वो चूज करना होगा। तो मैं तो हम यही राय देते हैं सबको कि आप नॉमिनेशन जरूर डालिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे। लेकिन किसी वजह से आप कोई नॉमिनेशन नहीं डालना चाहते तो आपके पास ये विकल्प है कि आप चूज कर सकते हैं कि मैं किसी को भी नॉमिनेट नहीं करना चाहता। लेकिन दैट वुड बी अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू नॉमिनेट। यस, व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ इज कि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो कॉलम पहले जरूरी नहीं था, इट्स नॉट अ मैंडेटरी फील्ड टू फिल अप टिल नाउ, तो इसलिए उस पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, ध्यान ही नहीं दिया, उसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का आप निवेश करना के लिए वो जरूरी नहीं था। अब सरकार सेबी अब ये कहती है
कि या तो आप नॉमिनेशन डालिए या आप खुद से चूज करिए कि मुझे नॉमिनी किसी को भी नहीं बनाना है। तो ये एक्सरसाइज आपको 31 मार्च से पहले पूरी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये इन्वेस्टमेंट्स बेच नहीं पाएंगे, इन फोलियोज पे फ्रीज लग जाएगा। और ये जो नॉमिनेशन है ये फोलियो के हिसाब से होती है, हर फोलियो पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से अलग नॉमिनी डाल सकते हैं। तो आपके म्यूचुअल फंड के निवेश हैं, ETF के निवेश हैं, आपको नॉमिनेशन करना होगा। Right. Let's move on and take our next caller. We have RK Singh joining us from Delhi. Good evening, Mr. Singh. And what's it that you would like to talk about? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मुझे छोटे में 3 बातें पूछनी है जी। FD की अप्रैल में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर FD और म्यूचुअल फंड में अगर हम किसमें जाएं जिसमें ज्यादा बेनिफिट हो, और तीसरी छोटी सी बात ये और बता दीजिए, हमारा जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो हम कैसे जा पाएंगे, क्योंकि मार्केट में बैंक के थ्रू भी बैंक वाले बोलते हैं कि हम म्यूचुअल फंड देते हैं आपको, तो ये जरा। राइट मिस्टर सिंह जी। तो पहला सवाल था आपका कि FD के, अगर मैं ठीक से समझ पाए, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। देखिए ये बैंक का एक डिसीजन है, इस पे एक मेरी कोई बहुत स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है कि बढ़ेंगे कि नहीं। इंटरेस्ट रेट जनरली मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स को देखते हुए ऊपर नीचे होते हैं। अभी हमने पिछले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में देखा है कि FD के रेट्स काफी रफ्तार से बढ़े हैं, और वो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जैसे RBI ने ब्याज दर बढ़ाए हैं उसके साथ चले हैं। हो सकता है कुछ मामूली बढ़ाव आ भी सकता है, या हो सकता है ना भी बढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज आने वाला है इंटरेस्ट रेट्स में यहाँ से, जो कि आपके निवेश के डिसीजन में एक बहुत ही मटेरियल रोल प्ले करे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि FD में। देखिए अभी तक म्यूचुअल फंड्स को एक टैक्स का, जो कि हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 3 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अगर डेट फंड में आप करते हैं तो उसमें एक टैक्स का एक काफी बड़ा एडवांटेज था, वो एडवांटेज अब नहीं रहा है। तो टैक्स के मामले में म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए हैं। तो और रिटर्न भी मैं समझता हूं कि शायद म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में दे आर केपेबल कि वो FD से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे पाएं, लेकिन अदरवाइज दोनों के यील्ड्स, दोनों के रिटर्न्स कंपेरेबल रह सकते हैं। बाकी जो कुछ आपके डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं वो ये हैं कि अगर आपको बिल्कुल एक प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, जो इन्वेस्टर को बिल्कुल ही फिक्स रिटर्न चाहिए, तो देखिए म्यूचुअल फंड फिक्स रिटर्न नहीं देते, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो अगर आपको बिल्कुल ही फिक्स रिटर्न चाहिए तो FD ही आपका विकल्प है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की दूसरी तरफ दूसरे फायदे हैं। एक तो जैसा मैंने पहले बताया कि दे स्टिल हैव अ चांस टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दैट इज वन। सेकेंड इज कि म्यूचुअल फंड्स आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप 5 साल की FD करते हैं और आपको बीच में FD तोड़नी पड़ती है तो उसकी अच्छी खासी पेनल्टी लगती है आपको। इंटरेस्ट रेट आपका, जो ब्याज आपको मिलता है उस पर अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का एडवांटेज ये है कि एक लंबे समय की इन्वेस्टमेंट में भी आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि एक निवेशक को ये डिसीजन अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखते हुए लेने चाहिए, ना कि एक सिंगल इन्वेस्टमेंट को। जब आप पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं तो आपके पास कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट होती हैं, और मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ कभी कभी आपको रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। आप मानिए, आप शुरू में आप मान के चलते हैं कि मैं अपना 60% पैसा इक्विटी में रखूंगा, 40% पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड इनकम साइड पर रखूंगा। आगे जैसे मार्केट बढ़ती है, ये 60% की एलोकेशन आपकी बढ़ के 65, 70, 75% भी हो सकती है। और इस टाइम पे ये एक अच्छा सुझाव होगा कि आप इक्विटी थोड़ा कम करें, फिक्स्ड डिपॉजिट में फिक्स्ड इनकम साइड पे उसको ट्रांसफर करें। उसी तरह अगर मार्केट गिरती है, इक्विटी एलोकेशन कम होती है, तो आपको थोड़ा डेट में से निकल के इक्विटी में जाना चाहिए। इसे रीबैलेंसिंग जो कहते हैं, ये काफी जरूरी होता है एक लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो में। ये भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ अच्छे से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती वहां पे, म्यूचुअल फंड्स में वो मिलती है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। टैक्स एडवांटेज अब नहीं रहा, FD आपको फिक्स्ड रिटर्न देती है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स आपको रीबैलेंसिंग, लिक्विडिटी एंड अ चांस टू अर्न स्टिल स्लाइटली हायर रिटर्न्स, ये सब आपको बेनिफिट म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो मेरा ख्याल इन कारणों को देखते हुए, इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं। आखिरी आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, अगर आप नए निवेशक हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल नॉलेज नहीं है किस तरह करें, तो आप शायद बैंक के थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, लेकिन आप
कंफर्टेबल हो पाएंगे, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अदरवाइज आज की डेट में काफी सारे इंटरनेट ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। MF सेंट्रल एक प्लेटफॉर्म है जो कि RTAs रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट डायरेक्टली ऑफर करते हैं, आप वहां जाके निवेश कर सकते हैं। ये सारे विकल्प आपके पास अवेलेबल हैं खुद से इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए थोड़ी सी आपको समझ होना जरूरी है, वरना आप शुरुआत अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कर सकते हैं, किसी बैंक ब्रांच के थ्रू। अगले कॉलर है मुंबई से संजय। संजय, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Sir, now the long-term capital gain tax benefit in debt fund have gone. So, how to do asset reallocation and balancing in debt and equity? Because if I do asset allocation and balancing, then debt funds will have more tax outgo. So, how to do this now? Yes, Sanjay ji, we've been talking about this. I think this has been the most important topic on today's show that we've discussed. And what I would suggest is your asset allocation decision should absolutely not be based upon the tax provisions. Asset allocation is a very internal decision. It should not be based on factors like, what is happening to interest rates, what is happening to tax, what is happening elsewhere in the world. You should see what is your investing need, for how long you are investing, what is your risk appetite, how much risk you are willing to take, how much volatility can you tolerate. Your asset allocation still has to be based upon that. Tax is, an outcome which you don't decide, but you only take, and you just play by the rules. So don't let the change in the tax laws materially affect your thinking about your asset allocation. Be guided by what you are investing for and what you would like to do with that money, in how much time and how much risk can you tolerate, and let that be your guiding factor. And Mohan joins us next from Gwalior. Good evening, Mohan, and what's your question? Hello, Mohan. नमस्कार। नमस्कार जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरा सवाल है सर कि मैं एनुअली सिप में 5% इंक्रीमेंटल अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं मैं, तो करंट मार्केट वैल्यूएशन को देखते हुए इस इंक्रीमेंटल अमाउंट को 5% के बजाय 15% से बढ़ाया जा सकता है क्या, अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? धन्यवाद सर। जी मोहन जी, देखिए, आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएं, सेव कर पाएं, इन्वेस्ट कर पाएं, वो उतना अच्छा है आपके लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि आप बढ़ाइए, लेकिन देखिए, ये डिसीजन आप मार्केट लेवल को देखकर मत लीजिए। SIP का रोल ही ये है, SIP का फंक्शन ही है कि आप बिना मार्केट के बारे में सोचे, बिना मार्केट के उतार चढ़ाव को देखे आप लगातार इन्वेस्ट करते रहें, और लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए फायदेमंद होगा। SIP का कॉन्सेप्ट ही मार्केट टाइमिंग से के बारे में चिंता किए बिना इन्वेस्ट करने के ऊपर टिका हुआ है। तो आप 5% से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये आप एक काफी अच्छा मेथड फॉलो कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि एक तो आपको कंपाउंडिंग मिलेगी, और ये जो 5% के इंक्रीमेंट्स हैं ये भी काफी मटेरियली हेल्प करेंगे आपको एक अपना अच्छा कॉर्पस बिल्ड करने में। अगर आप 15% से बढ़ाने में सक्षम हैं अपना SIP, तो आप जरूर बढ़ाइए, लेकिन उसके लिए मार्केट लेवल की चिंता ना करिए। आप अपने फाइनेंसिस को देखिए, कितना आप कंफर्टेबली सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लीजिए। And before we take more phone calls, let's take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening. International Monetary Fund Chief Kristalina Georgieva yesterday said that risks to financial stability have increased and urged continuous vigilance, although advanced nations' initiatives have reduced market stress. The managing director of IMF reaffirmed her belief that 2023 would be another difficult year, with global growth slowing to below 3% as a result of the pandemic's residual effects, the conflict in Ukraine and monetary tightening. She stated at the China Development Forum that even with a more optimistic outlook for 2024, global growth will still be much below its historical average of 3.8%, and the overall outlook will remain poor. She added policymakers in advanced economies had responded decisively to financial stability risks in the wake of bank collapses, but even so, vigilance was needed. Let's continue with phone calls. Joining us next is Prem Chand from Faridabad in Haryana. Good evening, Mr. Prem Chand, and what's your question? जी, थैंक यू सर। Yeah, go ahead.
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मार्केट मंत्रा का टाइम कृपया करके इसको 1 घंटा कर दिया जाए, क्योंकि हमारे आशुतोष जी ने इतनी बारीक से सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा और जानकारी मिली जी। इसमें चाहता हूँ म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में जाने के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटर क्या इसमें कुछ चार्जिंग देनी पड़ती है? जी प्रेमचंद जी, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपको ये शो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है। ये हमें काफी अच्छा लगा सुन के और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आपकी हेल्प कर पाएं। जहां तक आपका सवाल है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, जहां तक आप थोड़ा आइडिया रखिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की बात से ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हाँ, वो आपको जरूर अच्छे से मदद कर पाएंगे शुरुआत करने में, इन्वेस्ट करने में। जब आपको बहुत जानकारी नहीं है कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, तो डिस्ट्रीब्यूटर की हैंड होल्डिंग मेरे हिसाब से एक वैल्यूएबल इनपुट है। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि वो क्या इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं। आप सुने समझें कि वो क्या निवेश आपको बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं, और उस पर थोड़ा तवज्जो दीजिए। और ये सब जानकारी के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे तो जरूर कर सकते हैं। जहां तक आपको कुछ देना है, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को आपको कुछ नहीं देना है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो कमीशन होता है वो उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मिलता है, तो आपसे डिस्ट्रीब्यूटर कोई फीस नहीं चार्ज करते। आपके निवेश में से जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हर साल कुछ परसेंटेज फीस डिडक्ट करते हैं, उसी में से एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है उसकी सर्विसेज के लिए। तो आपको अपनी जेब से खुद कुछ नहीं देना है, वो एएमसी देगी। जी, अगले कॉलर है दिल्ली से अभिषेक। अभिषेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है, आई एम अभिषेक, आई एम 39 ईयर्स ओल्ड। मेरा 1 अप्रैल 2023 को मेरा पीपीएफ मैच्योर हो रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 lakhs. So what is your opinion? Should I withdraw the money and put it in long-term mutual funds, or should I continue PPF? Also, I'm investing in SIP in mutual funds. So what is your opinion? Yeah, my opinion is that, again, the first thing is that what is the need for this money? What do you want to do with this money? How long you want to stay invested? If the decision is that you want to keep this invested in fixed income only, then I think there is no harm in keeping this money in PPF, more so in the wake of the current laws, the changed tax laws. PPF is a tax-free investment and it is giving a pretty handsome rate of interest. So let it accumulate. Even if it matures, you can keep it invested and it will keep continuing to earn the prevailing PPF rate of interest. And this money after maturity will be at your beck and call, so you will be able to liquidate it as and when you want, and till the time you don't redeem, it will continue to earn a very good rate of interest, and whenever you redeem, it will be tax free. Yeah. So I think all those tenets make it worthwhile to keep it in PPF only. Right, and let's take a look at some of the other news items. According to data from the depositories, foreign portfolio investors invested 7,233 crore rupees in domestic equities till the 25th of March. On the other hand, FPIs pulled out 313 crore rupees from the debt markets during the period under review. This came after a net outflow of 5,294 crore rupees in February and 28,852 crore rupees in January. Prior to this, foreign portfolio investors infused a net amount of 11,119 crore rupees in December, data showed. इस महीने तो रुख अच्छा दिख रहा है रंगा, कम से कम विदेशी निवेशकों का भारतीय इक्विटीज के लिए, और बाजार में उनका उत्साह बढ़ा हुआ है पिछले कुछ महीनों का रुख बदलते हुए। आशुतोष, कार्यक्रम में आने और दर्शकों श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And just to remind our listeners, this is an interactive program which we have thrice a week. That's on Saturdays, Sundays and Mondays. We have a phone call program where you can call up and talk to our expert in the studios. And before we wind up, a quick look at the top stories. Centre notifies hike in wage rates under the Rural Job Guarantee Program (MNREGA) for the financial year 2023-24. Risks to financial stability have increased, and the year 2023 would be another difficult year, says IMF chief Kristalina Georgieva. And foreign funds pump in over 7,200 crore rupees into domestic equities so far this month. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.
Market Mantra.